subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एंड वेलकम बैक टू एम एल टी फेल चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम एल टी एम सी क्यू सीरीज़ के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी कि एक बार पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ सेलेनियम इन द बॉडी? सेलेनियम सेलेनोसिस्टीन जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंजाइम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज का। इस एंजाइम का काम होता है सेल्स को हाइड्रोजन परऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट से बचाना। ये लिपिड परऑक्सीडेशन को भी रोकता है। इसके अलावा सेलेनियम विटामिन ई के साथ मिलकर हेपेटिक निक्रोसिस को भी रोकता है। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी थ्रू सेलेनोप्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which condition is characterized by excess calcium deposit in soft tissue? नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम होता है 9 to 11 mg पर डेसीलीटर, और जब कैल्शियम की वैल्यू इससे इंक्रीज़ हो जाए तो उसे हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल से बढ़ना हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाइपर कैल्शियम के सिम्टम होते हैं मसल वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, नोसिया एटसेट्रा। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपर कैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 23, विच एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू द कंडीशन लेशनायन सिंड्रोम? लेशनायन सिंड्रोम एक सेक्स लिंक्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इस सिंड्रोम का स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेट होता है। सो ये क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स को इफेक्ट करता है। इसमें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ भी आने लग जाती हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, एग्रेसिव बिहेवियर, और इसमें पेशेंट को उनकी फिंगर्स और लिप्स को बाइट करने की अप्रतिरोधक इच्छा होती है। लेशनायन सिंड्रोम HGPRT एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, which hormone is released by posterior pituitary and help regulate water balance in the body? ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे कि हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ADH को पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है और इसको मोस्टली ऑस्मो रिसेप्टर ऑफ हाइपोथैलेमस एंड बैरो रिसेप्टर ऑफ हार्ट कंट्रोल करते हैं। ADH वाटर रिटेन करने के लिए किडनी को स्टिमुलेट करता है। ADH किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ADH की एब्सेंस में यूरिन आउटपुट 20 लीटर पर डे तक भी पहुंच सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें कि इनसफिशिएंस लेवल ऑफ ADH होता है, जिसके कारण लार्ज वॉल्यूम डाइल्यूट यूरिन यानी कि पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ADH। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द माइल्स एंड मिश्रा मेथड मेजर्स? माइल्स एंड मिश्रा मेथड एक सरफेस काउंट मेथड है जो कि बायोएबल सेल्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में न्यूट्रिएंट ब्रोथ को बैक्टीरियल सस्पेंशन के साथ मिक्स कर देते हैं और इसको 10 की पावर 1 to 10 की पावर 8 तक डाइल्यूट कर लिया जाता है। 10 पावर 1 बनाने के लिए एक स्ट्रायल ट्यूब में 50 ड्रॉप्स वाली पिप्ट की हेल्प से 45 ड्रॉप्स न्यूट्रिएंट ब्रोथ की ऐड करते हैं और 5 ड्रॉप्स बैक्टीरियल सस्पेंशन की। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 पावर 2 बनाने के लिए 45 ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रोथ और 5 ड्रॉप्स 10 पावर 1 वाली ट्यूब के मिक्सचर की ऐड करते हैं, और ऐसे ही हम 10 पावर 10 तक बना लेंगे और एक न्यूट्रिएंट अगार की प्लेट को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद डाइल्यूटेंट न्यूट्रिएंट ब्रोथ के साथ
इनोकुलेट किया जाता है। 18 घंटे के इंक्यूबेशन टाइम के बाद हर एक सेगमेंट की कॉलोनीज़ को काउंट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 पावर 4 वाली सेगमेंट में 21 कॉलोनीज ग्रो हुई हैं। इसका मीनिंग है 21 इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज इन 1 ड्रॉप ऑफ ओरिजिनल सस्पेंशन, जो कि है 1/50 ml। सो 21 इंटू 10 पावर 4 इंटू 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलोनीज पर ml इज इक्वल टू 1,05,00,000। Question number 26. The secretin stimulation test evaluated the function of which organ? secretin stimulation test एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कि पैंक्रियाटिक के फंक्शन को देखने के लिए किया जाता है। secretin एक हार्मोन है जो कि ड्यूडेनम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब ड्यूडेनम में एसिडिक चाइम स्टमक से आता है। secretin फिर आगे स्टिमुलेट करता है पैंक्रियास को, जो कि बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड को सिक्रीट करता है, जिससे कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इस टेस्ट में हम पेशेंट को सिंथेटिक सेक्रेटिन इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं और पैंक्रियास की सिक्रीशन को ड्यूडेनल ट्यूब की हेल्प से एक इंटरवल के बाद कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन, वॉल्यूम ऑफ सिक्रीशन और एंजाइम जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन को मेजर करते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। Question number 27. Which of the following pathogens require handling in a BSL-4 facility? Biosafety levels, laboratory staff, the environment और पब्लिक को हार्मफुल बायोलॉजिकल एजेंट के एक्सपोजर से बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया है जिसे हम बायो सेफ्टी लेवल बोलते हैं। हर एक लेवल अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। BSL लेवल 1 लोएस्ट रिस्क टू BSL 4 हाईएस्ट रिस्क। बायोसेफ्टी लेवल 1 में नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईकलाई को हैंडल किया जा सकता है। इसमें रिस्क मिनिमम होता है, स्टैंडर्ड माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। बायोसेफ्टी लेवल 2, इसमें मॉडरेट रिस्क पैथोजेंस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, साल्मोनेला आते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हैंडल करते वक्त PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए और रिस्ट्रिक्टेड लैब एक्सेस होना चाहिए। बायोसेफ्टी लेवल 3 एयरबॉर्न पैथोजेंस जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, SARS-CoV-2 आपको काफ़ी सीरियस इलनेस के दे सकते हैं। इन सब के साथ काम करते वक्त इन्फेक्शन का हाई रिस्क रहता है। इन सब के साथ काम करने के लिए क्लास 2 और क्लास 3 के बायोसेफ्टी केबिन होने बहुत ज़रूरी होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन और हेपा फिल्टर एग्जॉस्ट भी होने चाहिए। नेक्स्ट है बायोसेफ्टी लेवल 4, हाईली डेंजरस और एक्सोटिक पैथोजेंस जैसे कि इबोला वायरस की इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी ट्रांसमिशन से एक्सट्रीम रिस्क होता है। इनके साथ काम करते वक्त फुल बॉडी सेफ्टी मेजरमेंट यूज़ करने चाहिए। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इबोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 28. Phosphorus in the body is primarily stored in which of the following? एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में लमसम 1 kg फॉस्फोरस होता है और ये फॉस्फोरस हर एक बॉडी सेल में पाया जाता है। ज़्यादातर लगभग 80% के आसपास ये कैल्शियम के साथ बोन और टीथ में ही पाया जाता है। 10% मसल और प्रोटीन और 10% वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉस्फोरस हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड ATP GTP की फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोरस फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा कई तरह के न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम का फॉस्फोरस एक एसेंशियल कंपाउंड होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोन। क्वेश्चन नंबर 29. विच मिनरल इज अ कोफैक्टर फॉर मोर देन 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन द बॉडी? मैग्नीशियम ऐसे कोफैक्टर मोर देन 300 एंजाइमेटिक रिएक्शन में हिस्सा लेता है। मेजर प्रोसेसेस जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, ATP सिंथेसिस, DNA एंड RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, नर्व एंड मसल फंक्शंस, ग्लाइकोलिसिस एंड मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंजाइम की एग्जांपल्स जो मैग्नीशियम पे डिपेंड करती हैं वो है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, DNA पॉलीमरेज, एडिनाइलेट साइक्लेज एटसेट्रा।
इसके अलावा मैग्नीशियम बोन एंड टीथ की फॉर्मेशन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी? आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 70% ऑफ टोटल आयरन हीमोग्लोबिन में यूज़ होता है। अप टू 5% मसल के मायोग्लोबिन्स में रहता है। आयरन हमारी बॉडी में लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। म्यूकोजल सेल में फेरिटिन टेम्परेरी स्टोर होता है। इसके अलावा हीमोसिड्रेंस भी आयरन को स्टोर कर सकते हैं। आयरन की कमी होने से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया और एक्सेस आयरन से हीमोसिड्रोसिस हो जाता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेरिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस प्रॉक्सिमल नक्टूरल हीमोग्लोबिन यूरिया? प्रॉक्सिमल नक्टूरल हीमोग्लोबिन यूरिया एक रेयर एक्वायर्ड डिसऑर्डर है जिसमें हिमोलिसिस, थ्रोम्बोसिस और बोन मैरो फेलियर हो जाता है। पीएनएच जीन PIGA में म्यूटेशन होने के कारण होता है। इस म्यूटेशन में हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की सरफेस पर CD55 और CD59 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम RBC को हिमोलाइज कर देते हैं और रिजल्ट में इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस देखने को मिलती है। PNH को डिटेक्ट करने के लिए हम हैम्स टेस्ट करते हैं, जिसे हम एसिडिफाइड सीरम टेस्ट भी बोलते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैम्स टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच रेयर हेरेडिटरी कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बायरफ्रिंगेंट सिस्टीन क्रिस्टल्स इन यूरिन? बायरफ्रिंगेंट सिस्टीन क्रिस्टल जो कि देखने में फ्लैट, कलरलेस, हेक्सागोनल प्लेट्स एंड हाईली रिफ्रैक्टाइल होते हैं अंडर नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोपी, और ये पोलराइज लाइट में बायरफ्रिंगेंट शो करते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टीन के बने होते हैं और ये एसिडिक यूरिन में अनसॉल्युबल होते हैं। इनकी प्रेजेंस स्ट्रांगली सुजेस्ट करती है सिस्टीन यूरिया को। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टीन यूरिया। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ADSOL एडसोल यूज्ड फॉर? एडसोल AS1 सॉल्यूशन एक एडिक्टिव सॉल्यूशन है जो RBC की स्टोरेज और शेल्फ लाइफ को एनहांस करने के लिए ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है। एडसोल RBC को एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे RBC की वायबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी स्टोरेज के दौरान भी बने रहते हैं। इसकी हेल्प से हम RBC की शेल्फ लाइफ 1 से लेकर 6 डिग्री पर 40 डेज तक बढ़ा सकते हैं। एडसोल की फुल फॉर्म होती है एडेनाइन डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड एंड मैनिटोल, जिससे मिलकर एडसोल बनता है। एडेनाइन RBC का ATP लेवल मेंटेन करता है। डेक्सट्रोज मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट का काम करता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। सोडियम क्लोराइड ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं और मैनिटोल RBC की मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। एडसोल ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के बाद टिपिकली पैक्ड रेड ब्लड सेल्स में ऐड किया जाता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ RBC। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज यूज्ड टू कंफर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन? ऑटोक्लेव एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें हम 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 LB प्रेशर पर 15 मिनट रखने से मीडिया स्टरलाइज हो जाता है। ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स या फिर फिजिकली कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में हम यूज़ करते हैं बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के स्पोर्स को। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, in the diagnosis of myocardial infarction, which isoenzyme of lactate dehydrogenase LDH is most specific? LDH lactate dehydrogenase catalyze करता है इंटरकन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड पायरुवेट। LDH की 5 टाइप्स होती हैं, LDH 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं।
जिसमें LDH1 मोर पॉजिटिव चार्ज एंड फास्टेस्ट होता है और LDH5 स्लोएस्ट। LDH में 2 टाइप की सब यूनिट्स होती हैं, M फॉर मसल एंड H फॉर हार्ट। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि LDH1 4 यूनिट्स ऑफ हार्ट से मिलकर बना होता है। इसके बाद आपको इसमें मसल का इंक्रीज देखने को मिलेगा हर यूनिट में। यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि LDH1 4 यूनिट ऑफ हार्ट से मिलकर बना होता है। इसीलिए LDH1 मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में मोस्ट स्पेसिफिक आइसोएंजाइम बन जाता है और LDH5 लीवर डिजीज में इंक्रीज होता है। RBC में LDH 80 to 100 टाइम्स ज़्यादा होता है सीरम के मुकाबले। इसीलिए एस्टिमेशन के लिए हीमोलाइसिस फ्री सीरम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट कॉपर इन द ब्लड। ब्लड में कॉपर को सिर्लोप्लाज्मिन ट्रांसपोर्ट करता है। सिर्लोप्लाज्मिन एक ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग अल्फा 2 ग्लोबुलिन होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1.5 लाख होता है। इसकी नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन 30 mg/dL होती है। प्लाज्मा कॉपर के 6 आइटम्स एक सिर्लोप्लाज्मिन से अटैच हो सकते हैं। सिर्लोप्लाज्मिन और कॉपर की बाइंडिंग बहुत टाइट होती है जिसकी वजह से कॉपर टिश्यू तक रिलीज नहीं हो पाता। 10% कॉपर एल्ब्यूमिन कैरी करता है जो कि मेजर सोर्स है कॉपर का टिश्यू के लिए। सिर्लोप्लाज्मिन की कमी से विल्सन डिजीज भी हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ए नेगेटिव बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज इंडिकेटेड बाय विच कलर। बेनेडिक्ट्स टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जो कि रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेनेडिक्ट रिएजेंट में क्यूपरिक आयन होते हैं जिसे रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस करके क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ रिड्यूसिंग शुगर हमें कलर देखने को मिलता है। और सैंपल में शुगर प्रेजेंट ना हो तो रिएजेंट के कलर में कोई चेंज नहीं आता। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट क्लियर ब्लू कलर का होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 38, which dye is commonly used to stain DNA in agarose gel electrophoresis? एथिडियम ब्रोमाइड इज़ अ फ्लोरोसेंट डाई जो बाइंड करती है DNA से। ये DNA के डबल हेलिक्स के बेस के बीच में जाकर नॉन कोवेलेंटली बाइंड हो जाती है। ये एक फ्लोरोसेंट डाई है इसीलिए ये UV लाइट में ऑरेंज कलर देती है DNA बैंड्स को। एथिडियम ब्रोमाइड हाईली सेंसिटिव होती है इसीलिए ये DNA की स्मॉल अमाउंट को भी स्टेन कर देती है। पर इन सब के साथ साथ एथिडियम ब्रोमाइड एक म्यूटाजेनिक भी है यानी कि ये डाई हमारे DNA में अगर चली जाती है तो परमानेंट म्यूटेशन कर सकती है। इसीलिए इसकी प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रोसीजर होना चाहिए। एथिडियम ब्रोमाइड का अल्टरनेटिव जो कि यूज़ करने में भी सेफ़ है वो है साइबर ग्रीन और जेल रेड। Question number 39, what is the primary stain used in molars stain? मोलर स्टेन माइक्रोबायोलॉजी की स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक है जो कि बैक्टीरियल स्पोर को स्टेन करने के लिए यूज़ की जाती है। इनकी टफ आउटर लेयर की वजह से स्पोर मेनली रेजिस्टेंस होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेन्स को। मोलर स्टेन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये स्पोर्स को स्टेन कर सके। इस टेक्निक में हीट का प्रयोग किया जाता है ताकि स्टेन स्पोर के कोट में चला जाए। एक बार प्राइमरी स्टेन स्पोर को स्टेन कर दे तो काउंटर स्टेन वेजिटेटिव सेल्स को स्टेन कर देती है। मोलर्स टेक्निक में प्राइमरी स्टेन जो कि स्पोर्स को रेड कलर देती है वो हम यूज़ करते हैं कार्बोल्फस्चिन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बोल्फस्चिन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रीप स्टेन इन साइटोलॉजी। REAP रीप इसका फुल नेम है रैपिड इकोनॉमिक एसिटिक एसिड पापनिक्लाउ स्टेन। ये एक साइटोलॉजी स्टेन है जो कि फास्ट इकोनॉमिक के साथ साथ कन्वेंशनल पैप स्टेन का अल्टरनेटिव भी है। रीप स्टेन कन्वेंशनल पैप में यूज़ होते एक्सपेंसिव एब्सोल्यूट अल्कोहल का रिप्लेसमेंट देती है जिसमें हम फिक्सेटिव और लास्ट स्टेप डिहाइड्रेशन को छोड़कर बाकी स्टेप में 1% एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीड अटेनमेंट,
क्वालिटी, एक्सीलेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म स्टेन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सब ऑप्टिमल स्टेनिंग, पुअर प्रिजर्वेशन, और इस स्टेन को हम रिसर्च में यूज़ नहीं कर सकते। रीफ स्टेन कन्वेंशनल पैप की तरह सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ।